द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के एक ऐसे राज्य की गहराई में उतर रहे हैं जो सिर्फ नक्शे पर एक लकीर नहीं, बल्कि जनसंख्या, राजनीति और संस्कृति का एक जीता जागता महासागर है। उत्तर प्रदेश। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस विशाल प्रदेश की एक तरह से पूरी कुंडली हैं। आंकड़े भी हैं, नक्शे भी और सांस्कृतिक ब्यौरा भी। तो आज हमारा मकसद इन पन्नों से सिर्फ तथ्य निकालना नहीं, बल्कि ये समझना है कि उत्तर प्रदेश की असली पहचान क्या है। वो क्या चीज़ है जो इसे इतना ज़रूरी बनाती है। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि उत्तर प्रदेश की कहानी मतलब सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है। ये काफी हद तक पूरे भारत की कहानी है। यहाँ की जमीन, यहाँ की नदियाँ और सबसे बढ़कर यहाँ के लोग, ये सब मिलके एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसका असर दिल्ली तक महसूस होता है। तो चलिए इस विशाल कैनवस को करीब से देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बुनियादी बातों से ताकि इसका पैमाना समझ में आए। स्रोत बताते हैं कि राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई। हाँ, जैसे अब यूपी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सही कहा। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा दिलचस्प लगती है वो है इसकी दो राजधानियां। एक प्रशासनिक जो लखनऊ में है और दूसरी न्यायिक प्रयागराज में। ये बंटवारा क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लखनऊ तो नवाबों के समय से ही सत्ता का केंद्र रहा है, तो उसे प्रशासनिक राजधानी बनाना एक तरह से स्वाभाविक था। लेकिन प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उसका एक लंबा अकादमिक और कानूनी इतिहास रहा है। देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित हाईकोर्ट में से एक वहीं है। अच्छा। तो न्याय और प्रशासन की शक्तियों को अलग अलग केंद्रों में रखना, ये एक तरह से उस ऐतिहासिक संतुलन को दिखाता है। अच्छा, ये तो हुई व्यवस्था की बात। अब आते हैं इसके आकार पर। क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन असली कहानी तो जनसंख्या में छिपी है ना? बिल्कुल, क्षेत्रफल बड़ा है लेकिन जनसंख्या तो हैरान करने वाली है। 2011 की जनगणना में ही यहाँ की आबादी लगभग 20 करोड़ थी। 20 करोड़, वो भी 10 साल से ज्यादा पहले। हाँ, आज अंदाजा लगाया जाता है कि ये 23-24 करोड़ के पार है। इसे समझने का एक और तरीका है। अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता, ब्राजील और पाकिस्तान जैसे देशों से भी बड़ा। ये तो सोचने वाली बात है। एक राज्य में एक पूरे बड़े देश जितनी आबादी, और जाहिर है इतनी बड़ी आबादी का सीधा असर राजनीति पर पड़ता होगा। हम अक्सर सुनते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। स्रोतों में लोकसभा की 80 सीटों का जिक्र है। ये आंकड़ा हम सब जानते हैं, पर इसका असल मतलब क्या है? इसका असल मतलब ये है कि ये 80 सीटें सिर्फ एक नंबर नहीं हैं। ये सत्ता की चाबी हैं। सत्ता की चाबी। हाँ, भारत में सरकार बनाने के लिए आपको 272 सीटों का जादुई आंकड़ा चाहिए। अकेले उत्तर प्रदेश आपको उस आंकड़े का लगभग 1/3 हिस्सा दे सकता है। इसीलिए कोई भी राष्ट्रीय पार्टी यूपी को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। उनकी पूरी चुनावी रणनीति, उनके मुद्दे, उनके नारे, सब कुछ उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। मतलब यहाँ की एक छोटी सी राजनीतिक लहर भी केंद्र सरकार का पूरा समीकरण बदल सकती है। और विधानसभा की 430 सीटें इसे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक अखाड़ा बनाती हैं। अब समझ में आया कि क्यों यहाँ की राजनीति पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं। चलिए अब जरा इसके भूगोल पर नजर डालते हैं। एक चीज जो मुझे नक्शे में देखकर बहुत दिलचस्प लगी वो थी इसकी लोकेशन। ये चारों तरफ से इतने राज्यों से घिरा है। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और नेपाल भी। हाँ, और तो और नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। ये तो इसे रणनीतिक तौर पर बहुत अहम बना देता होगा। निश्चित रूप से ये भारत के दिल में बसा है। एक तरफ ये हिमालय की तलहटी को छूता है तो दूसरी तरफ मध्य भारत के पठारों को। इसका हर पड़ोसी राज्य अपनी अलग पहचान रखता है और यूपी उन सबके बीच एक पुल का काम करता है। और नेपाल के साथ जो सीमा है वो सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, बल्कि सदियों पुराने सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्तों का गलियारा भी है, जिसे हम रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं। और स्रोतों में इसके अंदर के भौगोलिक विभाजन का भी जिक्र है। पश्चिमी, मध्य और पूर्वी मैदान। क्या ये सिर्फ किताबी बंटवारा है या जमीन पर भी इसका असर दिखता है? नहीं नहीं, ये किताबी बंटवारा बिल्कुल नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की असलियत है। दिलचस्प बात यह है कि ये भौगोलिक विभाजन सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था, समाज और यहाँ तक कि लोगों के स्वभाव का भी है। इसे ऐसे समझिए,
बताइए, ये तो और भी दिलचस्प लग रहा है। पहला है पश्चिमी मैदान, जिसे हम गंगा यमुना दोआब भी कहते हैं। दोआब यानी दो आब, दो नदियों के बीच की जमीन। बिल्कुल, ये दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक है। यहाँ आपको गन्ने और गेहूं के विशाल खेत दिखेंगे, चीनी मिलों का जाल दिखेगा। नतीजा, ये इलाका आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न है। इसे हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा मिला। और मध्य मैदान, जिसे अवध क्षेत्र भी कहते हैं। हाँ, अवध क्षेत्र। ये गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे गोमती और घाघरा का मैदान है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है। ये इलाका अपनी गंगा जमनी तहजीब, अपनी भाषा और अपनी राजनीति के लिए जाना जाता है। लखनऊ इसी क्षेत्र का दिल है। यहाँ की जमीन भी उपजाऊ है, लेकिन खेतों का आकार पश्चिमी यूपी की तुलना में छोटा है। और पूर्वी मैदान, जिसे हम पूर्वांचल भी कहते हैं, सुना है वहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। बिल्कुल अलग है। पूर्वांचल में घाघरा, राप्ती और गंडक जैसी नदियां हैं, जो अक्सर अपना रास्ता बदलती हैं और बाढ़ लाती हैं। ओहो, कोई ट्रेन से पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी जाए तो उसे ये फर्क अपनी आंखों से दिखता है। खेतों का रंग, फसलें और लोगों की आर्थिक स्थिति, सब कुछ बदल जाता है। वाह, मतलब भूगोल ने एक ही राज्य के अंदर 3 अलग-अलग दुनिया बना दी है, और इन तीनों दुनियाओं को जो एक चीज जोड़ती है वो है यहाँ की नदियाँ। स्रोत बताते हैं कि गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, बेतवा, ये तो नदियों का प्रदेश है। इसे नदियों का वरदान मिला है। गंगा तो यहाँ की जीवन रेखा है, राज्य की सबसे लंबी नदी, और यमुना उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी। ये नदियां सिर्फ सिंचाई के लिए पानी नहीं देती, ये आस्था का केंद्र हैं। प्रयागराज का संगम इसका सबसे बड़ा प्रतीक है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। तो ये नदियाँ संस्कृति को जन्म देती हैं। हाँ, शहरों को बसाती हैं और अंत में जीवन का चक्र पूरा करती हैं। और इन्हीं नदियों की वजह से यहाँ की मिट्टी भी खास होगी। स्रोतों में जलोढ़ मिट्टी या अलुवियल सॉइल का जिक्र है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? आम भाषा में जलोढ़ मिट्टी वो उपजाऊ मिट्टी है जो नदियां पहाड़ों से अपने साथ बहा कर लाती हैं। इसमें गाद और खनिज होते हैं जो इसे खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं बनाते। तो ज्यादातर उत्तर प्रदेश इसी मिट्टी से ढका है। हाँ, ज्यादातर हिस्सा। हालांकि एक अपवाद है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र यानी बुंदेलखंड। वहां आपको काली मिट्टी मिलेगी जो कपास और दालों के लिए बेहतर होती है। तो जमीन उपजाऊ है, पानी भरपूर है, जाहिर है इसका सीधा असर कृषि पर दिखेगा। जब हम यूपी के बारे में सोचते हैं तो गेहूं और गन्ने की तस्वीरें दिमाग में आती हैं। क्या ये तस्वीर सही है या कहानी में और भी कुछ है? ये तस्वीर बिल्कुल सही है, लेकिन अधूरी है। गेहूं और चावल तो यहाँ की मुख्य खाद्य फसलें हैं जो देश की खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान देती हैं। लेकिन कैश क्रॉप यानी नकदी फसल में गन्ना यहाँ का राजा है। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। तभी पश्चिमी यूपी को भारत का चीनी का कटोरा भी कहते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा दालें, आलू, आम, फलों में दशहरी आम का तो कोई जवाब ही नहीं। तो जमीन के ऊपर तो खेती की दौलत है, लेकिन जमीन के नीचे क्या है? क्या यहाँ खनिज भी है जैसे झारखंड या छत्तीसगढ़ में है? यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। खनिज संपदा है, लेकिन सीमित मात्रा में, और वो भी सिर्फ दक्षिणी पठारी इलाके में, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अच्छा, तो क्या मिलता है वहाँ? यहाँ आपको चूना पत्थर मिलेगा जो सीमेंट उद्योग के लिए जरूरी है। थोड़ा बहुत बॉक्साइट, सिलिका और कोयला भी सिंगरौली क्षेत्र में मिलता है। लेकिन यूपी की पहचान एक खनिज संपन्न राज्य के तौर पर नहीं है। ये बात दिलचस्प है। तो शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश की असली पहचान, इसकी असली दौलत जमीन के नीचे नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों, उनकी संस्कृति और उनके इतिहास में बसी है। बिल्कुल। और ये तो एक अथाह सागर है। हाँ, आप कहाँ से शुरू करेंगी? भाषा से? यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है, लेकिन इसकी आत्मा अवधी, ब्रजभाषा और बुंदेली जैसी बोलियों में बसती है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य अवधी में ही लिखा था। सही। और त्योहारों की बात करें तो होली, दिवाली, दशहरा पूरे देश में मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ का अंदाज खास होता है। और प्रयागराज का कुंभ मेला, स्रोत बताते हैं कि इसे यूनेस्को ने क्या कहते हैं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। हाँ, ये सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि दुनिया में इंसानों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है। कहते हैं उस दौरान वहां एक पूरा अस्थायी शहर बस जाता है। और ये तो बस एक झलक है। यहाँ की धरती पर इतिहास और आस्था के ऐसे केंद्र हैं जो पूरे भारत की पहचान है। बिल्कुल।
आगरा का ताजमहल जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है और मोहब्बत की निशानी माना जाता है। वाराणसी यानी काशी, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक। हाँ, जहां लोग जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने आते हैं। अयोध्या, भगवान राम की जन्मभूमि जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। और प्रयागराज का संगम, ये सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा के पावर हाउस हैं। सही शब्द, पावर हाउस। वाकई संस्कृति और इतिहास का खजाना है यहाँ। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इतनी घनी आबादी, इतनी खेती और इतने शहरों के बीच क्या प्रकृति और वन्य जीवन के लिए भी कोई जगह बची है? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। तराई के इलाके में जो नेपाल सीमा से सटा है, वहां आपको घने जंगल मिलेंगे। अच्छा। लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों और बारासिंगा के लिए मशहूर है। बारासिंगा यानी स्वैम्प डियर उत्तर प्रदेश का राज्य पशु भी है। ओह अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, और इसके अलावा करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य जैसे कई संरक्षित क्षेत्र हैं जो प्रकृति के इस संतुलन को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमने आबादी, राजनीति, भूगोल और संस्कृति की बात की, लेकिन इतने बड़े 23-24 करोड़ लोगों के राज्य को चलाना, ये तो अपने आप में एक देश चलाने जैसा है। सरकार आम आदमी तक पहुंचती कैसे है? इसका प्रशासनिक ढांचा कैसा है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। स्रोतों के मुताबिक शासन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए पूरे राज्य को 18 बड़े हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल या डिवीजन कहते हैं। 18 मंडल? हाँ, फिर इन मंडलों के अंदर कुल 75 जिले हैं। हर जिले का एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है और फिर इन जिलों को भी 350 से ज्यादा तहसीलों में बांटा गया है। तो ये एक पिरामिड की तरह? बिल्कुल, एक पिरामिड की तरह, जिसका मकसद यह है कि लखनऊ में बना कोई फैसला या योजना गांव में रहने वाले आखिरी आदमी तक पहुंच सके। तो आज के इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश को सिर्फ एक राज्य की तरह देखना सही नहीं होगा। ये जनसंख्या का महासागर है, भारतीय राजनीति की धुरी है, कृषि का पावर हाउस है और संस्कृति की एक जीती जागती विरासत है। आपने बिल्कुल सही कहा। गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों से लेकर बुंदेलखंड के पठारों तक और आगरा लखनऊ जैसे ऐतिहासिक शहरों से लेकर पूर्वांचल के गांवों तक, हर कोने की अपनी एक अलग कहानी है। यहाँ की जमीन जितनी उपजाऊ है, उतना ही समृद्ध यहाँ का इतिहास और संस्कृति है, और इसका हर एक पहलू, चाहे वो राजनीति हो या कृषि, भारत की बड़ी तस्वीर पर गहरा असर डालता है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोतों और आंकड़ों से एक बात और सामने आती है कि उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी का घर है। तो सवाल ये है कि आने वाले दशकों में इन करोड़ों युवाओं की ऊर्जा और उनकी आकांक्षाएं इस राज्य को और पूरे भारत को किस दिशा में ले जाएंगी? ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अवसर भी है और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।